नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानीय सब्सक्राइबर को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह 2021 सभी के लिए एक नई सुबह लाए, जिसमें खुशी हो, उल्लास हो व प्रगति का पथ प्रशस्त हो। दोस्तों, 2021 के लिए बैंक में प्रमोशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसके लिए लिखित परीक्षा जनवरी व फरवरी माह में है। कुछ बैंक में दिसंबर में भी हो चुका है। बैंक में प्रमोशन पर केंद्रित 5 वीडियो मैं 15 जनवरी तक अपने इस चैनल पे डालूंगा। इसमें चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस से हो, एडवांस से रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो या करंट फाइनेंशियल अफेयर से हो। प्रमोशन से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, करेंसी चेस्ट, प्रीवियस पेपर, नॉमिनेशन और आरबीआई गाइडलाइंस पर हमारा वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें, ताकि उससे ज़्यादा प्रश्न आप पूछे जाते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकें। हमारा यह पहला वीडियो है जो कि आईटी से रिलेटेड है, आरटीजीएस एनईएफटी से रिलेटेड है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आरटीजीएस ऑपरेट करता है जिस नेटवर्क से, उसका नाम है इन्फिनेट, और इन्फिनेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ये सारे आरटीजीएस पार्टिसिपेंट को लिंक करता है जो सैटेलाइट इनसैट 3A और वीसैट से कनेक्ट हो जाता है। अब दूसरी बात है कि 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस 24/7 हो गया और ये ओपन होता है 12:30 तक रात में, जबकि इसका कट ऑफ टाइम कस्टमर के लिए जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो 23:50 है। इसके अलावा जो एंड ऑफ डे किया जाता है आरटीजीएस में वो है 000 आवर्स। आरटीजीएस के लिए मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपये है, जबकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जबकि क्रेडिट उसके अकाउंट में 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए यदि वो रिटर्न होके आया है तो। इसके अलावा यदि डिले होता है इस क्रेडिट को करने में तो रेपो रेट +2% के हिसाब से कस्टमर को ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा जो आरटीजीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके जो रिकॉर्ड है उसको हमें कम से कम 10 साल तक रखना चाहिए। आरटीजीएस हम जब भी फ्यूचर वैल्यू डेटेड का भी कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 वर्किंग डे इन एडवांस वो ले सकते हैं, उससे वो इंस्ट्रक्शन हम अपने आरटीजीएस वाले में डाल सकते हैं अकाउंट के लिए। इसके लिए यदि हमें चार्जेस की बात यदि हम करें तो 2 से 5 लाख रुपए के लिए 24.50 प्लस जीएसटी, जबकि 5 लाख से ऊपर के लिए 49.50 प्लस जीएसटी चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट जब भी हम क्रेडिट करते हैं आरटीजीएस में तो अकाउंट नंबर को देख के करते हैं, ना कि अकाउंट नेम के लिए। इसलिए अकाउंट नंबर का होना बहुत कंपलसरी है और ये हमें चेक करना चाहिए। ये अकाउंट नंबर के बिना हम आरटीजीएस नहीं कर सकते, जबकि एनईएफटी हम विदाउट अकाउंट नंबर भी हम कर सकते हैं। एनईएफटी में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र के अलावा 3 स्पेशल स्कीम भी होती है, जिसमें कि रिमिटेंस फैसिलिटी टू नॉन कस्टमर, रिमिटेंस फैसिलिटी टू नेपाल और पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इस तीनों केस में हो सकता है। जैसे कि नेपाल रिमिटेंस के लिए हमारा एनईएफटी का कोड होता है 51, जबकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए हमारा होता है 52। अब यदि 50,000 तक का अमाउंट है तो उसको कैश में लेके हम नॉन कस्टमर का भी एनईएफटी कर सकते हैं, जबकि नेपाल रिमिटेंस के लिए ये फैसिलिटी उसके लिए है जो माइग्रेंट वर्कर नेपालीज हैं और इंडिया में काम करते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो मैक्सिमम 50,000 का है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक IFSC कोड दिया है SBIN 0004430, जिसका कि एक अकाउंट नंबर उसमें दिया हुआ है 239946804430 ये जब हमारे पास पैसा जमा करता है तो इस नंबर पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिमिटर होता है उसको हम UTR नंबर और काउंटर फाइल उसका दे देते हैं। रिमिटर उसको ले जाके अपने नेपाल बेनिफिशियरी को भेजता है, जो कि नियर बाई जो डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट है जो कि प्रभु मनी ट्रांसफ़र लिमिटेड नाम से है, वो नेपाल SBI का एजेंट होता है, वो उसको देता है और वहाँ उसे कैश
मिल जाता है। इसी तरह से यदि हम क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हैं तो वो NEFT के थ्रू 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड नंबर हम उसमें इंटर कर देते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर की जगह पे, और 52 ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके हम नॉर्मल चार्जेस पे करके उसको NEFT में रिमिटेंस कर सकते हैं। इसके अलावा 48 हाफ आवरली बैचेज होते हैं NEFT के, जो कि रात के 12:30 बजे शुरू होता है और 12 बजे रात में फिर ख़त्म होता है। ये 24/7 अभी चल रहा है। NEFT और RTGS के लिए यूज होने वाले IFSC कोड जो होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उसको 11 डिजिट के होते हैं, और 11 डिजिट में जो फर्स्ट 4 होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड को, जबकि फिफ्थ जो है वो रिजर्व एज ए कंट्रोल होता है, जबकि रिमेनिंग 6 जो होते हैं वो ब्रांच का कोड होता है। इसके अलावा इस NEFT में मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, और यदि डिले हुआ 2 घंटे के अंदर यदि कोई पैसा वहाँ पहुँच नहीं पाया और रिटर्न होके आया है तो रिटर्न अमाउंट को विदिन 2 आवर्स उसके खाते में फिर हमें जमा कर देना चाहिए। यदि हम उसको नहीं करते हैं तो रेपो रेट प्लस 2% के हिसाब से ब्याज ली जाती है। UTR नंबर जो होता है, UTR का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, जो कि 22 कैरेक्टर का होता है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR कोड होते हैं, वो MICR कोड हमारे 9 डिजिट के होते हैं, और ये हमेशा 9 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें कि 9 में से 3 सिटीज़ के होते हैं, 3 बैंक कोड होते हैं, और लास्ट 3 जो है वो ब्रांच कोड होता है। पहला NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यहाँ पर ऑटोमेटिक कभी लिख देते हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट है AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तीसरा है PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। चौथा है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यहाँ कहीं कहीं सिस्टम लिख देते हैं, वहाँ आपको ध्यान देना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ये। इसके अलावा UPI में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ना कि पेमेंट इंटरफेस, यहाँ आपको देखना है। नेक्स्ट है MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, फिर ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद BPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो ये सारे एब्रिविएशन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक कार्ड में अमाउंट को जमा कर दिया जाता है, जो कस्टमर देता है उसका अकाउंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस कार्ड में ही वो पैसा जमा कर दिया जाता है, और उसके बदले जैसे गिफ्ट कार्ड है या फॉरेन ट्रेवल कार्ड है या कोई सैलरी कार्ड है, इस तरह से वो दे दिए जाते हैं। तो ये हमारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में जो है 1 लाख रुपये तक का अमाउंट उसमें जमा किया जा सकता है, जबकि यदि कोई गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट 50,000 का है। जबकि इसकी यदि नॉर्मल केस में है तो उसकी वैलिडिटी, उस अमाउंट की वैलिडिटी जो है वो सिर्फ 12 महीने के लिए होती है, जबकि गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक के लिए होती है। इसके अलावा 3 तरह के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। ओपन जो होता है वो उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, उसमें मर्चेंट पे भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, इवन विड्रॉल फ्रॉम कैश ATM किए जा सकते हैं, PC में कराए जा सकते हैं, और एक PPI से दूसरे PPI में ट्रांसफ़र कराए जा सकते हैं। तो इसमें ये फ्रीली होता है, इसलिए इसको ओपन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ बैंक द्वारा ही इशू किए जाते हैं। जबकि सेमी क्लोज्ड जो होता है वो सेमी क्लोज्ड सिर्फ मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट में किया जाता है, कॉमर्शियल साइट में, जो इशूअर का जिससे टाई अप होता है। ये नॉर्मली NBFC और मोबाइल कंपनीज वगैरह वो इसको इशू करती है। इसमें कैश विड्रॉल परमिटेड नहीं है और उसको फिर रिडीम भी नहीं किया जा सकता है। सेमी क्लोज्ड PPI मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का इशू किया जा सकता है। तो सेमी क्लोज्ड में जैसे एयरटेल मनी है, M-पैसा है, Paytm है, ये सारे आपको सेमी क्लोज्ड PPI में आता है। जबकि क्लोज्ड PPI जो होते हैं वो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, और वो एक्सक्लूसिवली उसी के आउटलेट में काम करता है। इसमें कोई कैश विड्रॉल परमिटेड नहीं होता है, ना इसका रिडम्पशन होता है।
जैसे कि रिलायंस कार्ड होते हैं जो रिलायंस के आउटलेट पे भी यूज किए जा सकते हैं, पेट्रो कार्ड होता है, आजकल पतंजलि में भी कार्ड ऐसे इशू किए जा रहे हैं। तो ये सारे क्लोज्ड पीपीआई होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके अलावा सेमी क्लोज्ड जो पीपीआई है उसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। यदि कस्टमर सिर्फ अपना डिटेल प्रोवाइड कराता है तो उसको 10,000 रुपये तक का दिया जा सकता है पीपीआई, जबकि यदि उसने ओबीडी सबमिट किया है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो उसे 50,000 रुपये तक का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट दिया जा सकता है। जबकि यदि फुल केवाईसी यदि दिया गया है तो 1 लाख रुपये तक का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी बैंक के ओवरसीज ब्रांच है तो वो एनआरआई को या किसी फॉरेनर को मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का पीपीआई दे सकता है, जिसमें कि कैश विड्रॉल मैक्सिमम 50,000 रुपये पर मंथ का ही होगा। अगला है एटीएम। एटीएम में वाइट लेवल एटीएम किसको कहा जाता है? जो नॉन बैंक एंटिटी जो होते हैं जो कि किसी बैंक का नहीं होता है, जैसे आपने इंडी कैश का देखा होगा, या ऐसे ही कोई भी जो किसी बैंक का एटीएम नहीं है तो वो वाइट लेवल एटीएम कहलाते हैं। और वाइट लेवल एटीएम को इस्टेब्लिश करने के लिए उस कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ का होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कार्ड ट्रांजैक्शन कंटेक्टलेस मोड में पहले 2,000 हुआ करता था, जिसको 1/1/2021 से बढ़ा के 5,000 कर दिया है। जैसे कि आपने कार्ड सिर्फ उसको दिया बिना इंसर्ट किए वाईफाई के थ्रू, उसने 5,000 रुपये तक का अब वो ले सकता है कार्ड ट्रांजैक्शन कंटेक्टलेस मोड में। इसके अलावा जो सिंगल विड्रॉल है वो 10,000 तक का फ्री होता है। नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन मिनिमम 5 होना चाहिए, जबकि यदि 6 मेट्रो है, 4 मेट्रो प्लस हैदराबाद और बेंगलोर में, तो 3 इसके केस में मिनिमम ट्रांजैक्शन बैंक को देना होगा फ्री। जबकि इसके ऊपर यदि होगा तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन उस पर चार्ज लिए जाएंगे। यदि फेल्ड ट्रांजैक्शन हो गया तो उसमें कस्टमर को जिसका पैसा डेबिट हो गया है उसको विदिन 30 डेज रिपोर्ट करना होगा। और इसमें जो टर्न अराउंड टाइम है कि उसको कितने समय में होना है, तो एटीएम, पीओएस, यूपीआई यदि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है या एईपीएस का है तो ट्रांजैक्शन प्लस 5 डेज है। जबकि यदि एनएसीएच, कार्ड टू कार्ड पेमेंट, आईएमपीएस यूपीआई के थ्रू हुआ है और यूपीआई जो है वो मर्चेंट के थ्रू मर्चेंट में किया गया है या पीपीआई का है तो ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके 1 डे के अंदर ये सेटलमेंट हो जाना चाहिए। इसके अलावा यदि ये सेटलमेंट नहीं होता है या तो T+5 डेज में या T+1 डे में यदि ये ट्रांजैक्शन नहीं क्लियर होता है तो कंपनसेशन इन ऑल केसेस 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देना होगा। इस टाइम के बाद 1 दिन के बाद या 5 दिन के बाद उसे 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेमेंट करना होगा। दोस्तों, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली ईसीएस डेबिट क्या होता है और ईसीएस क्रेडिट क्या होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि ईसीएस डेबिट का मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो, ज़्यादा डेबिट हो तो वो ईसीएस डेबिट होगा और एक अकाउंट को क्रेडिट होगा उस केस में। यदि ईसीएस क्रेडिट है तो ज़्यादा अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, जबकि एक अकाउंट डेबिट होगा। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो माना जाता है। ईसीएस डेबिट मीन्स बहुत ज़्यादा डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। जैसे कि आप देखिए उसकी जब मोबाइल बैंकिंग में कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या टेलीफोन बिल पेमेंट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो ईसीएस डेबिट कहलाता है। जबकि यदि हम किसी को डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं तो एक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जबकि मल्टीपल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो वो हमारा ईसीएस क्रेडिट कहलाएगा। दोस्तों, अभी फास्टैग शुरू हुआ है और फास्टैग से रिलेटेड एक आध बार प्रश्न पूछा भी गया पहले कि फास्टैग किस पे वर्क करता है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID पे ये हमारा काम करता है और MMID में 7 डिजिट होते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। जल्द ही अगला वीडियो जो गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित होगा उसको लेकर आऊँगा, जिसमें सारी स्कीम्स के बारे में आपको बताऊँगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे बारे में आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा मिल सके। अंत में दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।